नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हमने अपनी पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझाया था। हम टाइप्स ऑफ अकाउंट समझ रहे थे जहां हमारे पास तीन अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, जिसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। हमने इन तीनों अकाउंट को डीपली डिस्क्राइब कर लिया था, जिसमें आपके पास पर्सनल अकाउंट तीन टाइप का था: नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। साथ में हमने देखा रियल अकाउंट भी दो प्रकार के होते हैं आपके अकॉर्डिंग टू नेचर। जनरली रियल मीन्स रियल होता है, जो वस्तु आपने खरीदी है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू परचेजिंग, परचेजिंग किस पर्पज से किया है उसके बेस पे हमने अपने गुड्स को या अपने रियल अकाउंट को दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला आता है आपका गुड्स और दूसरा आता है असेस्ट। आप अपने माल को लिखने के लिए अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं। यदि आपका माल एक फिक्स डेट को अवेलेबल हो, उसे हम लिखेंगे स्टॉक। जब हम माल खरीद रहे हैं, जब भी हमने माल खरीदा है उसे कहेंगे परचेज। बेच रहे हो सेल्स, बेचा हुआ वापस आ रहा है सेल्स रिटर्न, और खरीदा हुआ वापस भेज रहे हैं तो परचेज रिटर्न लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमने लिखा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपने आय व्यय की कैलकुलेशंस की थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के अंदर। सॉरी, हम ये देखेंगे हमारे पास आय कितनी है, व्यय कितनी है। मतलब हमारे पास पॉइंट आता है नॉमिनल अकाउंट में हम सारी सेवाओं का उपयोग करेंगे। जितने भी सर्विसेज है उन सब का यूज हम नॉमिनल अकाउंट में करते हैं। बात करते हैं सेवा क्या होती है, तो सेवा के अंतर्गत हमने कल कुछ एग्जाम्पल लेकर भी समझाया था, और साथ में हमने इनकम और एक्सपेंसेस का मीनिंग भी समझाया था। तो यहाँ तक हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेखा कैसे करना है, अकाउंटिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर प्रत्येक व्यवहार में कम से कम दो खाते प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो आज हमें ये सीखना है पर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट कौन से हैं और उन दोनों अकाउंट का नेचर कैसा है। हमें अभी यही समझना होगा कि एक ट्रांजैक्शन से हम दो अकाउंट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, एक मैंने ट्रांजैक्शन लिखा, राम से 10,000 रुपए का माल खरीदा। मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखा, राम से 10,000 रुपए का माल खरीदा। एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। देखिए बेटा, सबसे पहली बात बिल्कुल ही क्लियर होती है कि आपके एक ट्रांजैक्शन से कम दो खाते इफेक्टिव होंगे, कंपलसरी है। कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है, बट कम से कम दो अकाउंट तो इफेक्टिव होंगे, सो होंगे ही। एनी डाउट? आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जब भी आप ट्रांजैक्शन लिखोगे, जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, आपको पर ट्रांजैक्शन मिनिमम टू अकाउंट इफेक्टिव करने ही है। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक खाते से दो, एक ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट इफेक्टिव होते हैं। अब चलिएगा हमारे पास दो कौन कौन से खाते इफेक्टिव हो रहे हैं वो थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हिंदी में मैंने ट्रांजैक्शन लिखा है, बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमारा ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है। अब जो आपके सामने लाइन लिखी है इसका बेसिक मीनिंग हम क्या समझते हैं। हम ये समझे कि हमने राम से माल खरीदा है, तो दो ट्रांजैक्शन। सबसे पहला खाता, हमने क्या खरीदा है, माल। सबसे पहले हमने क्या काम किया, तो पहला अकाउंट होगा माल, और दूसरा किससे खरीदा है, राम से। एक ट्रांजैक्शन दो अकाउंट इफेक्टिव करता है। पहला अकाउंट हो गया माल, दूसरा कौन सा होगा, राम। एनी डाउट? बेटा जो भी है आंसर फटाफट दीजिएगा। आपको दोनों ट्रांजैक्शन समझ में आ गए? राम से 10,000 रुपए का माल खरीदा, तो पहला अकाउंट आपने क्या खरीदा है, माल खरीदा है। तो अपना फर्स्ट अकाउंट कौन सा होगा, माल। और सेकंड अकाउंट हो गया राम। एनी डाउट? ये समझ में आ गया आपको?
अब हम इन्हें लिखते कैसे हैं? देखिए राम माल, अब माल के लिए हमने अभी यहाँ पे एक पॉइंट समझा था कि जब हम माल खरीद रहे हैं तब हम माल के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? परचेज। जब हम माल खरीदते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं परचेज। और यहाँ हमने खरीदा है, यहाँ माल खरीदा है, खरीदा है मतलब आपका अकाउंट कौन सा इफेक्टिव होगा? परचेज। और दूसरा राम को राम ही लिखते हैं। एनी डाउट? ये दोनों समझ में आ गया बेटा? हाँ ना तो बोलो। जैसे ये ट्रांजैक्शन था हमारे पास, राम से माल खरीदा 10,000 रुपए। जैसे ऐसा का ऐसा दूसरा एक ट्रांजैक्शन देखते हैं, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। हमने लिखा नकद माल बेचा 20,000 रुपए। अब यहाँ पर भी दो अकाउंट इफेक्टिव होंगे हमेशा, कोई सा भी ट्रांजेक्शन क्यों ना हो हमारे पास दो अकाउंट इफेक्टिव होते ही है। अब यहाँ कौन कौन से खाते होंगे? तो एक तो आपने बेचा है, तो क्या बेचा है आपने? माल। क्या बेचा? माल बेचा है, तो एक तो अकाउंट हो गया माल। दूसरा है आपका नकद, रोकड़। रोकड़ कहो नकद को एक ही बात है। अब यहाँ आप माल बेच रहे हो, जब भी हम माल बेचते हैं तब हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? सेल्स अकाउंट। जैसे आपने माल बेचा है, बेचने के लिए हम अकाउंट यूज करेंगे सेल्स। और नकद, नकद को इंग्लिश में बोलते हैं कैश। तो हमने कैश में गुड सोल्ड किया है, इसलिए हमारे पास दो अकाउंट इफेक्टिव होंगे, सेल्स और कैश। नेक्स्ट एक और ट्रांजेक्शन ट्राई करते हैं। देखिए मैं जो समझा रहा हूं विशेष रूप से समझने की कोशिश करना। जैसे हमने लिखा कुलदीप को फर्नीचर बेचा 10,000। आपने कुलदीप को फर्नीचर बेचा है, आप कुलदीप को फर्नीचर बेच रहे हो, आपके पास यहाँ पर भी दो अकाउंट इफेक्टिव होंगे। अब यहाँ पे फर्नीचर बेचा है, तो जब आप माल बेचते हो तो ही सेल्स यूज करना है, आप माल खरीद रहे हो तो ही परचेज यूज करना है। इसके अलावा बाकी सारे सामान के लिए उनका नाम लिखा जाएगा। जैसे फर्नीचर खरीदा है या फर्नीचर बेचा है, तो पहला अकाउंट हो गया फर्नीचर, दूसरा होगा कुलदीप। तो पर ट्रांजेक्शन वी हैव टू इफेक्टिव टू मिनिमम अकाउंट, मिनिमम दो अकाउंट इफेक्टिव होंगे। सो कंपलसरी ये होंगे ही होंगे। ये समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूं? जैसे अब मैं एक और ट्रांजेक्शन लिखता हूं, आपको लिखा वेतन चुकाया 1,000 रुपए। वेतन को इंग्लिश में सैलरी बोलते हैं, तो पहला अकाउंट होगा सैलरी, और चुकाया मतलब कैश। वेतन यानी सैलरी, और सैलरी कैसे दी है आपने? कैश में दी है, तो आप लिखोगे कैश। समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट इफेक्टिव करती है, मींस कंपलसरी करेगा, करेगा ही। और इन्हीं के बेस पे हमको जर्नल एंट्रीज करनी है, इन्हीं के बेस पे आपको पूरा अकाउंट मेंटेन करना है। जो स्टूडेंट आज ही जुड़े हैं वो ज्यादा टेंशन ना करे, वो पिछले वाला सारा कंटेंट देखोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। बाकी आज वाली चीजें भी आपने ध्यान से देख ली तो बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। जो मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल सी बात है, पर ट्रांजेक्शन टू अकाउंट इफेक्टिव होते हैं, मींस होते हैं। जैसे मैं एक और ट्रांजेक्शन लिखने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने एक ट्रांजेक्शन और लिख दिया, जैसे मैंने लिखा 10,000 रुपए का माल खरीदा। अब यहाँ आपके पास दो पॉइंट लिखे हैं, 10,000 रुपए का माल खरीदा। अब इतना ये माल खरीदा वर्ड आते ही पहला अकाउंट तो आपका फिक्स है, परचेज। माल खरीदा मतलब परचेज, आंख बंद करके परचेज लिखिएगा। अब माल किससे खरीदा है ऐसा कोई नाम लिखा हुआ नहीं है, तो जब नाम नहीं लिखा हुआ इसका मतलब आपने कैश में खरीदा होगा। समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? कर लोगे ये काम? हाँ या ना तो बोलो भाई। ये समझ में आ गया आप सबको? आगे बढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाता है। तो अब इनका नेचर समझने की कोशिश करते हैं। नेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल या नॉमिनल।
नेचर के अकॉर्डिंग आपके पास अकाउंट तीन होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, जो हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। पर्सनल अकाउंट, देखो इन तीनों का पता कैसे लगाना है ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको हर ट्रांजैक्शन को देख के ये तीनों चीजें निकालनी आनी चाहिए। अकाउंट्स में जो आपका मेन पॉइंट ही यहीं से स्टार्ट होता है। थोड़ा बहुत मेहनत है तो वो यही मेहनत है, आपको यही पता लगाना आना चाहिए कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है। पर्सनल अकाउंट कौन से होंगे? वे सारे पर्सनल होंगे जिसमें किसी ना किसी का नाम होगा, किसी का नाम है, नेम है, मतलब वो पर्सनल है। चाहे कोई सा भी, किसी का भी नाम क्यों ना हो, वो सारे पर्सनल है। कोई वस्तु है, वस्तु जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो सारे रियल है। और कोई सर्विस है तो सारी नॉमिनल है। एनी डाउट? ये तीनों समझ में आ गए? भाई आप पता कैसे लगाओगे कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? तो पर्सनल के लिए आपके पास किसी का नाम होगा, रियल के लिए कोई वस्तु होगी और नॉमिनल के लिए कोई सर्विस होगी। जैसे हम इसमें ट्राई करते हैं। सबसे पहले माल, परचेज, माल वस्तु होती है, हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसीलिए कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। एनी डाउट? फिर दूसरा अकाउंट राम, राम किसी का नाम होता है, इसीलिए यह कौन सा होगा? पर्सनल अकाउंट। एनी डाउट? माल एक प्रकार से वस्तु है, हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसीलिए इसको हमने क्या कहा? रियल अकाउंट। राम किसी का नाम होता है, हमें पता है ये एक पर्सनल है, नाम है, इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया पर्सनल अकाउंट। सेम ऐसा का ऐसा सेल्स, सेल्स यानी ये भी गुड्स है, माल है, वस्तु होती है, इसीलिए इसको लिखेंगे रियल अकाउंट। कैश, कैश पर्सनल होगा, रियल होगा, नॉमिनल होगा? आप बताइए, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा। जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट रिप्लाई करना है। व्हाट इज नेचर ऑफ कैश? कैश का क्या नेचर होगा? पर्सनल होगा, रियल होगा या नॉमिनल होगा? फटाफट रिप्लाई दीजिए। ज्योत्सना जी, पायल जी, संतोष जी, सारिका जी, व्रतिका जी, अर्पिता जी, इतने सारे स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप इसका फटाफट रिप्लाई कीजिएगा कि आपके पास कैश का कौन सा नेचर होता है? पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है? जो आता है वो बता दीजिए। देखो बेटा, इन तीन के ज्यादा तो कोई है नहीं, तीनों में से कोई सा भी एक बताना है आपको। बहुत बढ़िया, रियल अकाउंट, वेरी नाइस। बाकी लोग? रियल। फटाफट बाकी लोग भी जवाब दीजिएगा। अभी दो स्टूडेंट ने आपका रिप्लाई किया है, वेरी नाइस। रियल अकाउंट। अब किसी को समझ नहीं आया है तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कैश, कैश यानी जो पैसा आप देख पाते हो, जो नोट 2000 की, 500 की, 100 की, 200 की, जो पैसा आप देखते हो, जो आपके हाथ में आता है, टच करते हो, वो सारा कैश है। और कैश हमारे लिए रियल अकाउंट होता है। अब फर्नीचर कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? फटाफट रिप्लाई दीजिए। फर्नीचर कैसा होगा? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? रियल, वेरी नाइस। क्योंकि फर्नीचर को भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। फिर कुलदीप कैसा होगा? बहुत बढ़िया, सही आंसर है बेटा, सही सही, बिल्कुल सही है। अब कुलदीप कैसा होगा? कुलदीप का हिसाब बताइए फटाफट, कुलदीप कैसा होगा? पर्सनल, वेरी नाइस। मतलब समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी कैसा होगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? आपका सैलरी कैसा अकाउंट होगा? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? रियल नहीं है बेटा, सैलरी दिखती थोड़ी ना है। सैलरी के लिए कोई मतलब दिखाई नहीं देता। सैलरी एक सर्विस होती है, जो कल हमने ये एग्जाम्पल भी समझाया था, यहाँ पे दिया था ना सैलरी का, ये एग्जाम्पल भी समझाया था कि आपकी दुकान में एक पर्सन और आया साथ में, सर्विस है, वेरी नाइस। सर्विस के लिए हम लिखते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो सैलरी कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि वो हमारे पास एक सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं हम किसी पर्सन को, तो सैलरी हमारे लिए कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। अब कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? वेरी नाइस। कैश कौन सा अकाउंट है?
रियल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नेक्स्ट उसके बाद वापस परचेज की बात करें तो परचेज कौन सा अकाउंट है? परचेज कौन सा अकाउंट है? अच्छा लग रहा है आपके रिप्लाई आने से मुझे। चलिए, रियल अकाउंट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और कैश भी रियल अकाउंट, मतलब आपको नेचर समझ में आ गया कि कैसे करना है। अब मैं आपको एक ट्रांजेक्शन दे रहा हूं जिसका आप मुझे बताओगे कि इसमें कौन कौन से खाते इफेक्टिव हो रहे हैं, आपके कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं, वो आप मुझे लिख के बताओगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन आता है, मैं एक ट्रांजेक्शन देता हूं आपको, आप लिखना इसके अंतर्गत सुरेश को 10,000 रुपए का माल बेचा। पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके पास इसमें कौन कौन से खाते इफेक्टिव हो रहे हैं, इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना परचेज और कैश, तो इसमें ऐसे कौन कौन से अकाउंट है? फटाफट रिप्लाई दीजिए बेटा। इस ट्रांजैक्शन में ऐसे कौन से अकाउंट है जो इफेक्टिव हो रहे हैं? ये फिक्स है, पर अकाउंट पर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे ही होंगे, ये फिक्स है। इस बात का ध्यान रहे, प्रत्येक खाते में 2 अकाउंट इफेक्ट होते ही हैं। चलिए, सेल्स, वेरी नाइस। और एक तो आ गया सेल्स, दूसरा, पहला अकाउंट तो सेल्स हो गया, दूसरा कौन सा होगा? सेल्स, सेल्स सही है। दूसरा खाता कौन सा होगा? एक तो हो गया सेल्स, दूसरा सेकेंड अकाउंट कौन सा है? भाई, पर ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, मींस कंपलसरी होंगे। अब एक अकाउंट तो आपने बता दिया, नहीं पर्सनल, हाँ ठीक है, बट पर्सनल के लिए आपको यहाँ पे पहले नाम बताना पड़ेगा, सुरेश। हमारे पास 2 अकाउंट हो रहे हैं, एक तो है सुरेश और दूसरा है सेल्स। अब हम नेचर पूछा जाए, यदि आपको पूछा है कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं, तब तो आपको उस अकाउंट का नाम बताना है, जैसे सुरेश और सेल्स। लेकिन यदि आपको पूछा गया कि उनके नेचर क्या है, तो सुरेश का नेचर होता है पर्सनल और सेल्स होती है रियल। एनी डाउट? चलिए, यहां तक का काम हो गया अपना फिनिश। अब हम समझते हैं जर्नल में लेखा करने के नियम। आपको इतना पता चल गया कि हमें भाई अकाउंट्स कैसे पता लगाने हैं, उनका नेचर क्या होता है। अब इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम है। वो क्या नियम है? तो वो अकाउंट्स पर डिपेंड करते हैं कौन सा अकाउंट क्या है। जैसे पहला अकाउंट आता है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। जैसे पहला है पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पे रूल्स सबके अलग अलग है। पर्सनल, फिर आपका है रियल, और फिर आता है नॉमिनल। तीनों के अलग अलग रूल्स है। जैसे आपका पर्सनल का रूल्स होता है, ध्यान से समझना, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। रूल्स रहता है आपका, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। लिखते हैं हम इंग्लिश में, डेबिट विच, सॉरी, रिसीवर आर डेबिट और गिवर आर क्रेडिट। अपने पास रूल्स रहता है, रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट। यदि आपका पाने वाला है, यदि पर्सनल अकाउंट रिसीवर है, वो प्राप्त कर रहा है, तब तो उसे डेबिट करना है। और यदि वो ले रहा, देने वाला है, दे रहा है, तो उसे हम क्रेडिट करना है। तो अपने लिए एक रूल्स बन गया, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। नेक्स्ट रियल अकाउंट की बात करते हैं, तो रियल अकाउंट में लिखते हैं अपन, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो।
जो वस्तु व्यापार में आती है, मतलब हम लिखते हैं इसको डेबिट विच कम्स इन एंड क्रेडिट विच गोज आउट। डेबिट विच कम्स इन, क्रेडिट विच गोज आउट, मतलब जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे तो करना है डेबिट, और जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे करना है क्रेडिट। थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट, जिसके लिए हम लिखते हैं समस्त व्यय और हानियों को, समस्त व्यय और हानियों को, हानियों को डेबिट करो और समस्त आय और लाभ को क्रेडिट करो। जितना भी एक्सपेंसेस और लॉस है उनको डेबिट करना है। हम लिखते हैं ऑल अबाउट लॉस, एक्सपेंसेस एंड losses are debit and all about income and profits are credit। ये इसके रूल्स होते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट का होता है जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है समस्त व्यय और हानियों को डेबिट करो, समस्त आय और लाभ को क्रेडिट करो। फिर से समझते हैं, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो, और समस्त आय और व्यय को डेबिट करो, समस्त व्यय और हानियों को डेबिट करो, समस्त आय और लाभ को क्रेडिट करो। तो ये है हमारे पास जर्नल में लेखा करने के रूल्स। लेकिन ये रूल्स कब अप्लाई होंगे? जब हम ये क्लियर कर लेंगे कि हमारे पास एक अकाउंट में, एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं और उन दोनों अकाउंट्स को आप बाहर निकालना और उनका नेचर समझ में आएगा, तब हम कर पाएंगे। हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 3 अकाउंट समझाए हैं जिनका बहुत ही सिंपल नेचर होता है। आपके पास यदि कोई ऐसा अकाउंट है जिसका नाम दिया गया हो तो वो हमारे लिए पर्सनल होगा, यदि कोई वस्तु दे रखी है तो रियल होगा, और यदि कोई सर्विस दे रखी है तो नॉमिनल होगा। अब इन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए पहले आपको जर्नल का फॉर्मेट समझना होगा। हम एक फॉर्मेट समझते हैं जर्नल का, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। जर्नल का फॉर्मेट कैसे करना है, मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर। सबसे पहले ऊपर लिखोगे जर्नल, ठीक है। जर्नल, अब इसके अंदर आपको एक फॉर्मेट बनाना है। इस टाइप का एक फॉर्मेट होता है। मैं जो कॉलम बना रहा हूँ वो अलग अलग कॉलम है, इसके अंदर आपको लिखना कैसे है वगैरह वो सब हम समझते हैं, चलिएगा। ये आपका एक फॉर्मेट होता है जिसको हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। आपको इस फॉर्मेट में काम करना है। अब इसको फिलअप कैसे करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे कैसे, तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं डेट, यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स LF, उसके बाद अमाउंट, LF के बाद में आता है आपका अमाउंट, ये आप इसके साथ में।
फिर आता है डेबिट और क्रेडिट। ये आपके पास में एक फॉर्मेट होता है, डेबिट और क्रेडिट एक आपका फॉर्मेट होता है। आप इसको लिखोगे, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है आपका। चलिए अब इनका मीनिंग समझेगा, इनमें लिखना कैसे है। सबसे पहला कॉलम आता है डेट। डेट के अंदर आपको कैसे लिखना है, तो जनरली आपको इन सब का हिंदी में यदि देखा जाए तो डेट को तो आपको पता ही है, डेट को दिनांक कहते हैं। और जैसे लिखने का तरीका है, जो डेट लिखने का तरीका है, उसमें आपको सबसे पहले जैसे आज की डेट आप लिख रहे हो तो 2021 जुलाई 1, ये लिखने का तरीका होता है। जर्नल में एंट्री करने का ये तरीका होता है। सबसे पहले आप डेट लिखोगे तो डेट को इस तरह से आपको लिखना होगा। सबसे पहले आपने लिख दिया जुलाई, मतलब पहले ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर डेट डालनी है। अब पर्टिकुलर, पर्टिकुलर को हम लिखते हैं हिंदी में विवरण। जो भी आपकी एंट्री है वो यहाँ लिखी जाएगी, जो एंट्री है वो आपके इस कॉलम में लिखी जाएगी। एनी डाउट? फिर आता है LF, जिसको पूरा नाम है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो हिंदी में कहते हैं खाता बही पृष्ठ संख्या। देखना, मेरी एक बात समझना, हम ये जो बना रहे हैं इसको बोलते हैं जर्नल। इसको क्या बोलते हैं? जर्नल। अब अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, जर्नल के बाद हम बनाएंगे लेजर। देखो जर्नल में तो डे बाय डे रोज के ट्रांजेक्शन रोज लिखे जाते हैं। आज के ट्रांजेक्शन आज लिखना है, कल के कल लिखेंगे, सारे ट्रांजेक्शन एक साथ लिखते हैं। लेकिन लेजर में क्या करेंगे, जो ये ट्रांजेक्शन हमने लिखे हैं इनको क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग अकाउंट खोलेंगे पर्सनली। पर्सनली हम अलग अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे। ये जो अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने का काम है वो होता है लेजर के अंदर। वो कहाँ होता है? लेजर में। तो लेजर में आपने जैसे यहाँ एक एंट्री कर दी, यहाँ मान लीजिए कोई एंट्री कर रहे हो आप, इस एंट्री को आप आगे वाली बुक, नेक्स्ट बुक होती है लेजर। अब लेजर में भी तो उसका अकाउंट बनाओगे, तो लेजर में कौन से पेज पे ये अकाउंट बनाया है वो पेज नंबर यहाँ लिखना होता है, ताकि हम भविष्य में उसे इजीली ढूंढ पाए, फटाफट उसको ढूंढ सके। तो यहाँ पर आपको लेजर फोलियो मतलब खाता बही पृष्ठ संख्या लिखनी है। वैसे हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल आपको खाली छोड़ना है, क्योंकि हम तो प्रॉपरली अकाउंट तो मेंटेन कर नहीं रहे हैं, इसलिए आपको इस कॉलम को खाली छोड़ना है। बाकी इसका मतलब यदि आपको पूछा जाए कि व्हाट इज LF, LF मींस लेजर फोलियो। लेजर फोलियो को हिंदी में कहते हैं खाता बही पृष्ठ संख्या। फिर आपको अमाउंट लिखना है, डेबिट और क्रेडिट। हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, जब से भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है हर रोज एक ही बात कह रहा हूं, वी हैव अप्लाइड द डबल एंट्री सिस्टम। इन द डबल एंट्री सिस्टम वी आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स ऑफ एनी ट्रांजेक्शंस। हम हर ट्रांजेक्शन को 2 अलग अलग भागों में बांटते हैं, और वो दोनों भाग है डेबिट और क्रेडिट। अब इस फॉर्मेट में लिखना कैसे है, समझना कैसे है, वो सब हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको इसको वापस रिवाइज करना है, पढ़ना है। धन्यवाद।